हेलो गाइस, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 10th की। जो वो पहला चैप्टर से जो मैं पढ़ा रहा था ये उसी के आगे का, यानी कि इससे लास्ट वाले पार्ट में हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखा था। अब देखिए दोस्तों, जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो है जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं आपको मिट्टी से रिलेटेड वो सारी मैंने लिख दी हैं, यानी कि किसी भी टाइप की जो मिट्टी है उससे रिलेटेड सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फिर भी दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, नोट्स पा सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं इनके बारे में कि जैसे इनसे ना रिलेटेड प्रश्न किस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। प्रश्न जो है वो बहुत ही सिंपल सा होगा। थोड़ा सा मैं अजीब सा दिख रहा हूँ या फिर बड़ा डुल सा दिख रहा हूँ क्योंकि आज काफ़ी तबीयत खराब है। सुबह से ही मैं बीमार कुछ ज़्यादा ही रहता हूँ, यानी कि मेरी जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत कमज़ोर हो रखी है। चलो कोई नहीं, इसको छोड़ो। तो यहाँ पर जो ये काली मिट्टी है या फिर लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, कोई भी आपके एग्जाम में प्रश्न दिया होगा कि लेटराइट मिट्टी किस प्रकार की होती है, कहाँ पाई जाती है, या फिर लेटराइट मिट्टी से संबंधित सभी बातें, तो आप इतना ही लिख देंगे या जो भी प्रश्न आपका पूछा जाए उतने से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट बना दिए। यहाँ पे एक चीज़ भूल गया मैं करने के लिए, वो ये है, मतलब यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाना जो है भूल गया था। ठीक है, तो ये इतने ही पॉइंट आपको जो है लिख देने हैं, आप इनसे पूरा मार्क्स पा जाएंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिटेल से जानना है तो भाई आपको जो है अपनी बुक जरूर पढ़नी चाहिए, और इसके अलावा बुक के अलावा जो है हायर क्लास की जो बुक्स होती हैं वहाँ से भी आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी जो कंपटीशन लेवल की तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। तो आइए हम लोग समझते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी दोस्तों काले रंग की होती है, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर लाल मिट्टी जो है वो लाल रंग की होती है, कहीं कहीं पर पीली भी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो लाल भूरी होती है। तो इसी प्रकार से काली मिट्टी काले रंग की होती है, और यही एक कारण है इसको हम रेंगर मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों काली मिट्टी माना जाता है कि जलवायु है वो, और साथ में बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं उनके मिलने के कारण, देखो जलवायु और बेसाल्ट की चट्टानों का आपस में बेसिकली हम कह सकते हैं कि बेसाल्ट की जो चट्टानें उस पर जलवायु की प्रक्रिया के दौरान काली मिट्टी का जो है निर्माण होता है। दोस्तों सबसे खास बात काली मिट्टी की ये है कि काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी गई। जैसे हमने जलोढ़ मिट्टी में देखा था, तो उसी प्रकार से काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाए, अगर वहाँ पर आप कपास उपजाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसकी जो उपज क्षमता है कपास को लेकर के वो बहुत ज़्यादा, या फिर हम बोल सकते हैं कमाल की होती है। इसी के अलावा दोस्तों अगर हम कोई अगला इसका पॉइंट देखना चाहें तो अगला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बहुलता पाई जाती है। लेकिन दोस्तों इस मिट्टी की एक सबसे खराब बात यह है कि इसमें फास्फोरस की जो होती है बहुत कमी होती है। सो दैट आप ये ध्यान रखेंगे कि काली मिट्टी में क्या क्या ज़्यादा पाया जाता है, आयरन, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं काली मिट्टी पाई कहाँ पर जाती है। तो काली मिट्टी जो है ये पाई जाती है महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों इत्यादि जगहों पर पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको जितना भी ग्रे कलर का मैप में दिखाई दे रहा है ये सारा काली मिट्टी का एरिया है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है मैप के जरिए कि इस जगह पर कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आपको काली मिट्टी लिख देना है। आप इस मैप को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और साथ में आप जो है कुछ राजनीतिक मैप ले आइए, पॉलिटिक्स मैप या फिर प्राकृतिक मैप, और उसमें खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे उसी तरीके से, ताकि आपके जो है सारे एग्जाम, सारे मैप बिल्कुल, मतलब सारे एग्जाम में सभी प्रकार के मैप बहुत अच्छे से जाएं। इस काली मिट्टी की दोस्तों एक खास बात और भी होती है कि काली मिट्टी को मानसून से पहले ही, यानी कि बारिश होने से लगभग उस समय पहले ही जोत लिया जाता है, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा पड़ने लग जाती है उसके बाद में अगर हम काली मिट्टी को जोतना शुरू करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है और जोत पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसकी एक खास बात, जो काली मिट्टी की सबसे खास बात है वो ये होती है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, कि काली मिट्टी में जो गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो ये काली मिट्टी जो है एकदम से पपड़ी के रूप में जम जाती है, और फिर ये पार्ट पार्ट में ब्लॉकेज के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में, खंड खंड में टूट जाती है।
जिसके कारण इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है और हवा बहुत अच्छे से, ऑक्सीजन बहुत अच्छे से उनमें समा जाती है। फिर ये जोतने के बाद में बहुत ज़्यादा उपज पैदा करने लायक बन जाती है। तो ये काली मिट्टी की सबसे खास बात है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग देखते हैं लाल मिट्टी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको लाल मिट्टी पता होनी चाहिए। मैप में आप ये जितना भी हिस्सा लाल कलर का देख पा रहे हैं, ये सारा लाल मिट्टी के बारे में। दोस्तों लाल मिट्टी के जो कण होते हैं, इसमें लोहे का मिश्रण होता है, यानी कि जो लोहे की बारीक बारीक से छोटे छोटे से कण होते हैं वो लाल मिट्टी बना देते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे मिट्टी जो है वो उसके आसपास में या उसके नीचे, जमीन के नीचे लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब ये लोहा जो होता है प्राकृतिक रूप से जब पाया जाता है तो वो खनिज के रूप में निकलता है और उसमें वो मिट्टी में ना अच्छी तरीके से मिला होता है, मिश्रित होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को छानते हैं, उसमें जो चीज़ें होती है उसका अयस्क निर्धारण करते हैं। आप साइंस के चैप्टर में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है मिट्टी से या खनिज अयस्कों से सारे तत्व, सारी धातुएं अलग की जाती है। तो इसी प्रकार से लाल मिट्टी जिसमें लोहे के कण ज़्यादा मिले होते हैं, ये दोस्तों मिट्टी कहीं कहीं पर पीली भी होती है। पीली होने का कई अलग अलग कारण हो जाते हैं, जैसे कि अवक्षेपीकरण हो जाता है या फिर बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों इस प्रकार की मिट्टी की ना एक प्रकृति होती है कि ये अम्लीय प्रकृति की होती है, यानी कि ये मिट्टी थोड़ी सी बात करें तो अब जैसे मैंने बताया ना, खनिज अयस्क वाली होती है या फिर इसमें लोहे का मिश्रण होता है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन के जरिए ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। इसमें दोस्तों अगर हम लोग इस मिट्टी में, अच्छा उपज की बात कर लेते हैं। उपज ना उतना ज़्यादा खास होती नहीं है लाल मिट्टी में। अगर आप कोई भी फसल उपजाना चाहें तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसमें चूने का मिश्रण करें, थोड़ा सा चूने का इस्तेमाल करें ढंग से, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन के जरिए यहाँ पर कई अलग अलग प्रकार के एलिमेंट बनते हैं और वो इस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। सो दैट ये मिट्टी जो है चूने के इस्तेमाल से इसका उपजाऊ यानी उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे उर्वरता लिख गया है गलती से, आप इसको ठीक कर लेना। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका जो अगला पॉइंट है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो आप देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के जितने भी मैदान हैं और खासी और जयंतिका के जो पहाड़ हैं, यहाँ पर इस मिट्टी की भरपूर मात्रा में उपलब्धता है। यानी कि मैं बोलने वाला था भरपूर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उपलब्धता। अगली मिट्टी दोस्तों हमारी मिट्टी है वन मिट्टी। अगर आप नाम से कंफ्यूज हो रहे हैं कि वन का मतलब है जंगल और मिट्टी का मतलब यानी जंगली मिट्टी की बात करने जा रहे हैं, तो नहीं। ये दोस्तों जो वन मिट्टी के जितने भी पॉइंट हैं, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी। मैं अभी ब्लैक मार्कर से इनको आपको दिखाता जाऊंगा कहाँ कहाँ से पॉइंट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वन मिट्टी है ये ऐसी ही जगहों पर पाई जाती है। ध्यान से समझो, ये ऐसे पर्वतीय इलाकों या फिर पठारी इलाकों में पाई जाती है जहां पर खूब मात्रा में पर्याप्त वर्षा वाले जो वन होते हैं वो पाए जाते हैं। पर्याप्त वर्षा वाले वन का मतलब है खूब अच्छी खासी जहां पर बारिश हो जाती है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। लिखा हुआ है ना, तो देखो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गठन में परिवर्ती पर्यावरण के अनुसार इसमें बदलाव आता रहता है। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है पहाड़ों का, उस तरीके से इस मिट्टी की जो तकनीक है, तकनीक का मतलब मिट्टी कभी मोटी, कभी उसका प्रकृति यानी कि जो मिट्टी की प्रकृति होती है वो बदलती जाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे शॉर्टकट में, गठन में परिवर्ती पर्यावरण के अनुसार बदलाव आते रहते हैं। दोस्तों ये जो मिट्टी है ये पहाड़ों पर तो काफ़ी ज़्यादा मोटे दानों में होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाती है वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ और ठीक तरीके की सिल्टदार होती जाती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नदियों में मृदा दोमट सिल्टदार होती जाती है। जैसे आपको पता है कि पहाड़ पर रहने वाली जो मिट्टी है, पहली चीज़ तो वो ढलान के कारण ना ऊपर से नीचे तक आती रहती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि पानी जो होता है वो साथ में उसको बहा लाता है। तो ऊपर तो वो मोटी होती है क्योंकि उसका पहाड़ से जो है अपक्षेपण होता जा रहा है, धीरे धीरे वो नीचे आते आते घूमते घूमते गिरते गिरते टुकड़ों में टूटती चली जाती है और नीचे तक आते आते वो काफ़ी ज़्यादा महीन हो जाती है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अधिशिलक तथा ह्यूमस रहित होती है। अधिशिलक का मतलब होता है अम्लीयता वाला, तो ये भी बहुत ज़्यादा अम्लीयता इसमें पाई जाती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमस रहित, इसमें भी ह्यूमस नहीं होता है। और ह्यूमस हमें पता है कि जिस मिट्टी में नहीं पाया जाएगा वो मिट्टी कैसी होगी, वो बिना उपजाऊ वाली होगी, यानी कि वो उपजाऊ रहित मिट्टी होगी। तो ये मिट्टी भी इसका मतलब उपजाऊ नहीं होती है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं लैटराइट मिट्टी के बारे में। लैटराइट मिट्टी जो होती है ऐसी जगहों पर पाई जाती है जहां पर खूब ज्यादा तापमान होता है और खूब ज्यादा वर्षा भी होती है। अगली दोस्तों जो मिट्टी है वो होती है हमारी लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाती है, ये सब उन जगहों पर पाई जाती है
जहाँ पर खूब ज़्यादा तापमान भी होता है, यानी गर्मी भी खूब दबा के बढ़ती है, और साथ में जो बारिश है वो भी खूब दबा करके होती है। तो इसके कारण होता क्या है कि ये मिट्टी जो है अपनी जगह से बहुत ज़्यादा खिसकती रहती है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, या फिर निछालन एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो निछालन के कारण इसमें जो है कई सारी प्रकार की विकृतियां हो जाती हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने बात की उच्च तापमान की, यानी कि खूब ज़्यादा टेम्परेचर की, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है कि इस मिट्टी में मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो वायरस होते हैं जो मिट्टी में ह्यूमस पैदा कर सकते हैं, ऐसे वायरस सारे मर जाते हैं ज़्यादा तापमान के कारण। और निछालन होने के कारण इसका जो ह्यूमस है वो एक जगह पर स्टेबल नहीं हो पाता है। इसके कारण ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है। सो दैट ये मिट्टी कुछ स्पेशल, जिसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, बहुत कम उपजाऊपन की आवश्यकता होती है, उन फसलों को करने के लिए ठीक मानी जाती है। जैसे कि चाय हो गया, काजू हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मतलब जो है उपजाई जा सकती हैं। दोस्तों इसका अगर हम संरक्षण वगैरह करते भी हैं, खूब मिट्टी को सही से प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, तो भी हम ज़्यादा यहाँ से फसल का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब फसल नहीं उपजा सकते। ये मिट्टी दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? ये मिट्टी पाई जाती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के जितने भी पहाड़ी तर इलाके हैं वहाँ पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेटराइट मिट्टी, क्योंकि लेटराइट मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, ये ज़्यादातर एग्जाम में आती रहती हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने नाम लिया वही आप पढ़ोगे, आप सबके बारे में पढ़ो और सबको याद रखो, सबके बारे में आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी कॉपी पर लिख लो। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थल का मतलब अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो रेगिस्तान तो पता ही होगा। उस चीज़ को हम मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थल कहते हैं। तो उसके अंदर जो भी मिट्टी पाई जाती है वो मरुस्थलीय मिट्टी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी लाल और भूरी रंग की होती है। इसमें ये बहुत ज़्यादा रेतीली होती है, यानी कि ये मिट्टी पूरी रेत ही होती है लगभग रेगिस्तान में। और ये मिट्टी काफ़ी लवड़ी होती है। लवड़ी का मतलब होता है जिस प्रकार से खनिज होते हैं उसी प्रकार से लवड़ भी होते हैं। तो इस मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लवड़ पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सूखी जलवायु होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं रेगिस्तान में जो है नमी होती नहीं है, तो इसलिए शुष्क जलवायु और खूब गर्मी के कारण इसमें जो है बहुत ज़्यादा वाष्पन होता है। वाष्पन का मतलब समझ रहे हो, जैसे मिट्टी की नमी करने की, जैसे मैंने यहाँ पर एक बात नहीं बताई काली मिट्टी के बारे में बता देता हूँ कि मिट्टी सबसे ज़्यादा नमी सोख सकती है। तो ऐसे ही ये मिट्टी है जो सबसे कम नमी सोख सकती है। ठीक है, मतलब इसमें नमी तो हो ही नहीं सकती। आप पानी डालोगे और ये इमीडिएटली सूख जाएगी, या फिर 5 से 10 मिनट के अंदर ये सूख जाएगी। तो इस प्रकार से ये मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो शुष्क जलवायु पाई जाती है, खूब ज़्यादा तापमान पाया जाता है, जिससे वाष्पन दर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो पानी है वो खूब जल्दी जल्दी वाष्प भी बन जाता है और नीचे तक चला जाएगा। तो बहुत कम नमी और बहुत कम ह्यूमस के कारण ये जो है ये भी बिल्कुल उपजाऊ नहीं होती। खैर इसमें बहुत सारे प्रबंध अगर हम करें, जुगाड़ करें, बहुत ज़्यादा टेक्निक का यूज करें, तो कुछ फसलों के लिए इस मिट्टी को भी हम उपजाऊ रूप से बना सकते हैं, यानी कि उपजाऊ बना सकते हैं। तो ये है फिलहाल आपकी सभी प्रकार की मिट्टियों का शॉर्टकट डिटेल, मतलब बहुत ही शॉर्ट में है। अगर आप बहुत ही डिटेल में विस्तार से मिट्टियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। उससे बिना कमेंट करे भी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के मिट्टियों के बारे में देखना, ताकि आपको जो है चीज़ें हैं वो बहुत विस्तार से देखने को मिल जाएंगी। प्रत्येक मिट्टी की अलग अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो गाइज अगला टॉपिक है हमारा मृदा अपरदन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, समझ में नहीं आएगा कि मतलब समझ में नहीं आता होगा अब तक कि मिट्टी का कटान क्या होता है या मृदा अपरदन क्या होता है। लेकिन आज जो है आपको ये वीडियो देखने के बाद में समझ में आ जाएगा कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। अब मुझे आप बस एक काम करके बता दो, अगर आप गांव के रहने वाले हो या आपको मृदा अपरदन के बारे में पता है तो आप मुझे बस ये कमेंट करके बताओ कि मैं शहर का रहने वाला हूँ और मृदा अपरदन के बारे में जानता हूँ। और इससे पहले भी अगर आपने पढ़ा है तो अलग की बात है, लेकिन आपने अगर इसको देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे जानना है कि कौन कौन मृदा अपरदन के बारे में पहले से जानता है। एक बार दोस्तों हुआ क्या था कि बहुत समय पहले की बात है, जब मैं शायद 4th या 5th क्लास में था, मेरे ख्याल से 5th क्लास में ही था, तो उस टाइम पर हमारे शहर के पास में एक नदी पड़ती है, नाम है उसका शारदा नदी। तो उसने कटान करना शुरू कर दिया था। वो कटान इतना ज़्यादा हो गया था कि जो हमारे यहाँ की रेल लाइन गुजरती है वो उस नदी के बगल से थोड़ा दूरी से, तकरीबन वही 1-2 किलोमीटर दूर से गुजरती है, और उस मिट्टी ने मतलब उस नदी ने रातों रात में पूरी मिट्टी वहाँ की गैप कर दी। तो हमारे यहाँ के 3 साल तक जो है रेलवे लाइन सेवा बाधित रही थी, क्योंकि बहुत लंबी, तकरीबन मेरे ख्याल से 7 से 8 या 10 किलोमीटर तक की जो है मिट्टी ने, ये जो नदी थी उसने मिट्टी काट दी थी।
तो इस कारण से हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी। और पर्सनली मैं जो हूँ जानता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता था, बाइक को नाव पे रख करके इधर से उधर कराना पड़ता था, कई दिनों तक कराया, तकरीबन 1 से 2 सप्ताह तक। तो इसलिए मृदा अपरदन जो है, मिट्टी का कटान, मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। खैर, आपको मैं समझाता हूँ मृदा अपरदन क्या होते हैं। देखिए, जैसे आपके घर के बगल में आसपास में नाली तो बनी ही होगी। मान लीजिए वो नाली सीमेंट की नहीं बनी हुई है और वो नाली बनी है किसी भी मिट्टी से ही, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लो, आपने एक मिट्टी की नाली खोदी और उसको अच्छे से चिकना चिकना बना दिया बढ़िया से, और उसमें ईंट वगैरह नहीं लगाई। अब उसमें पानी बहना शुरू हो गया, पानी बहता रहा बहता रहा बहता रहा बहता रहा। आप देखेंगे कि जो नाली की चौड़ाई है ना, वो धीमा धीमा ऐसे बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का मिट्टी होता है, जब वहाँ पे ऐसे पानी टच होगा तो वो मिट्टी ना साथ में उसके बह के चला जाएगा। अब कैसे बहेगा? यहाँ का मिट्टी इधर जाएगा और यहाँ का भी मिट्टी जाएगा, तो हर जगह का मिट्टी साथ साथ में चला जाएगा। ये चीज़ जो होती है नदी के कारण मृदा अपरदन कहलाती है। कई बार इसमें बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण मृदा अपरदन होता है, लेकिन जो मैं नदी वाला बता रहा था वो इस तरीके से, जैसे मैंने बताया ना कि नदी के बीच में पानी बह रहा है और वो बहता जा रहा है बहता जा रहा है, और धीमा धीमा नदी की जो चौड़ाई है दोनों तरफ से ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का कटाव। वैसे धरती पर मिट्टी का कटाव जो है और साथ में मिट्टी के बनने की प्रक्रिया, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर का मतलब है साथ साथ में चलती है और संतुलित भी रहती है। जितना मृदा अपरदन होता है उतना ही मृदा का निर्माण भी होता जाता है। लेकिन क्या होता है, वनोन्मूलन यानी कि पेड़ों के खूब कटने के कारण या फिर नदियों के खूब गलत तरीके से बहने के कारण, बाढ़ आ जाने के कारण, खूब गलत तरीके की हवाएं, अब गलत तरीके की हवाओं का मतलब हम तो हवाएं बहाते नहीं हैं, तो वो किसी भी तरीके से अगर हवाएं बहती हैं लेकिन वो सही नहीं होती हैं या फिर ज़्यादा होती है, उनकी रफ्तार तेज होती है, दिशा ठीक नहीं होती है, तो भी मृदा अपरदन होना शुरू हो जाता है। कई सारे फैक्टर्स हैं मृदा अपरदन के जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। अब मृदा अपरदन दोस्तों डिफरेंट टाइप का, और यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, जब बहता हुआ जल बहुत ज़्यादा मृतिका युक्त जो मिट्टी होती है उसको काट काट के खूब गहरी गहरी नालियां बना देता है, तो इस चीज़ को हम अवनलिकाएं कहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जिस जगह पर मृदा अपरदन हो रहा होता है उसके आसपास की बहुत सारी भूमि होती है जो जोतने लायक नहीं बचती है। इसलिए नहीं जोतने लायक बचती है क्योंकि या तो बहुत नरम होती है या फिर पता नहीं चलता कि कब वो काट दे, क्योंकि देखो पानी का भाव में पता नहीं होता। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ पर खेत अपना जोता है और यहाँ तक जो है मिट्टी का तट है, नदी का तट है, अब वो धीमे धीमे काट काट के हमारे पूरे खेत को ऐसे गैप कर दे और नदी और चौड़ी हो जाए। तो ऐसी नदी जो इस कारण से जोतने लायक नहीं बचती, इसको हम उत्खात कहते हैं। और अगर दोस्तों आप चले जाएंगे चंबल के बेसिन में, तो चंबल के बेसिन में इस तरीके की जितने भी अवनालिकाएं हैं या फिर ऐसी जो जमीन है जो जोतने के लायक नहीं है, ऐसी जमीन को हम खड्ड भूमि कहते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हो गई नदी की, लेकिन पवन के कारण भी बहुत सारी जो मिट्टी है वो कटाव में जाती है, बहुत सारी मिट्टी का कटान होता रहता है। तो इस प्रकार की जितनी भी मिट्टी है जिसको हम पवन के कारण, यानी पवन का मतलब हवा चली उसके कारण बहुत सारी मिट्टी के कटान हो गए, तो इसको हम पवन अपरदन भी बोलते हैं। सिर्फ दोस्तों ये दो तरीके नहीं है कि मिट्टी का कटान हो, यहाँ पर एक तीसरा और भी तरीका है जो कि है खेती वाला। कई बार गलत तरीके से खेती को जोता जाता है जिसके कारण खेतों के बीच में कई प्रकार की नालियां बन जाती हैं और उस नाली में पानी फंस जाता है, फिर वो धीमे धीमे मिट्टी को काटने लगता है और काट करके बहा ले जाता है। तो यहाँ से गलत खेती के कारण भी मृदा अपरदन होता है। अब दोस्तों अगर आपको ये अपरदन के बारे में समझ में आ गया और ये सारी मिट्टियों के बारे में समझ गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, जरूर बताना मत भूलना। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, और साथ में हम लोग जो है बात करेंगे इसके जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सब के ऊपर। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछो इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं उसके ऊपर पर्सनली जो पॉइंट होगा उसका जो भी आंसर होगा या आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब मैं इसका लाइव सेशन के बारे में बताऊंगा कि इसका जो लाइव सेशन होगा वो मैं करूंगा संडे को सुबह 10 बजे। जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको वहाँ पर पिकअप करेंगे।